मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। किर्चॉफ्स लॉ का अप्लाई करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन किर्चॉफ्स लॉ को यूज करते समय हमें एक चीज ध्यान रखना है कि एक ही टीचर के बताए हुए साइन कन्वेंशंस हमें यूज करने हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि टॉपिक डिस्कस करते समय जो मैंने साइन कन्वेंशंस बताए थे वो आपको क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और आज उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल है उसका सर्किट आपको सामने नजर आ रहा होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर। हमें इस 2 ओम रजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है वो फाइंड आउट करना है। इस 2 ओम रजिस्टर से करंट जो पास हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करेंगे। और किर्चॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का एक एडवांटेज ये है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को गलत भी मार्क कर देते हैं तो जब हम उस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि जो हमारा डायरेक्शन जो हमने मार्क कर रखा है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट। ओके, तो हमें बिना सोचे बस हमें किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को प्रॉपर्ली अप्लाई करना है एट द जंक्शन, और इक्वेशंस बनाने के लिए किर्चॉफ्स सेकंड लॉ को प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। और उन इक्वेशंस को सॉल्व कर हम जो भी सर्किट में नोन करंट है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो let us consider that the current drawn from the first cell is I1, and we know that current always flows from positive of the battery to negative। तो हमने ये करंट का डायरेक्शन हमें लग रहा है कि हमने सही मार्क किया है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि ये जो करंट है, हम चाहें तो इस करंट को डिवाइडेड शो कर सकते हैं एट दिस जंक्शन, और या फिर हम ये मान लेते हैं कि करंट थ्रू द सेकंड सेल इज I2। लेकिन इस करंट के डायरेक्शन को हम गलत मार्क कर रहे हैं। आप चेक कर पा रहे होंगे, यहां मैंने डायरेक्शन मार्क किया है फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव, जो कि गलत है। नाउ हमें सिर्फ क्या चीज ध्यान रखना है कि हम किर्चॉफ्स लॉ को प्रॉपर्ली अप्लाई करें एट द जंक्शन, एंड लूप लॉ को भी प्रॉपर्ली अप्लाई करें। नाउ दीज टू करंट दे कंबाइंस to give a total current of I1 plus I2 through this branch, okay, and that current again divides into two parts, and current in this branch is I2 and current in this branch is I1। हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D, E and F, और current in this branch is this I1 plus I2। Now we have to apply loop law, Kirchhoff's second law, and सबसे पहले जो हम लूप कंसिडर कर रहे हैं वो आप ध्यान दें, फॉर लूप A, A, B, E, F, A। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम A, सबसे पहला कंपोनेंट हमें नजर आ रहा है एक रजिस्टर, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 4, और उस ब्रांच में उस रजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है I1। इट मींस द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 4I1। सेकंड कंपोनेंट, जब हम उस लूप के अलोंग मूव कर रहे हैं तो हमें एक बैटरी नजर आ रही है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दैट कंपोनेंट इज 10 वोल्ट, एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज ए रजिस्टर, और उसमें करंट कितनी है I2। हेंस वी कैन राइट द पोटेंशियल ड्रॉप एज 6I2। E से F के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम F टू A अगेन देयर इज ए कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट कौन सा है, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 14 वोल्ट, एंड वी अगेन रीचेस टू द पॉइंट A, एंड अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स सेकंड लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी कंपोनेंट कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैंने यहां पर कोई साइन यूज नहीं किया है। अब हमें साइन कन्वेंशन यूज करते हुए इनके पोटेंशियल ड्रॉप के साइन को हमें मार्क करना है। We know that current always flows from high potential end to low potential end, means this A point is at high potential and B point is at low potential, and we are also moving along the loop from A to B, means from high to low there is a fall in potential, and that fall in potential is taken as negative। While we cross a battery, we are moving from loop का direction है from B to E, and we are moving from negative of the battery to positive। Negative means low potential and positive means high potential, means there is a rise in potential, hence it is taken as positive।
अगर यहां पर आप चेक करें कि मैं इस पॉइंट को एक मार्क कर देता एक सिंपली फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस कि एक्स पॉइंट मैंने मार्क किया है और हमने करंट के डायरेक्शन को मार्क किया है फ्रॉम ई टू एक्स। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक्स इज एट लोअर पोटेंशियल and E is at higher potential as per the direction of current marked by us. Okay, but the direction of loop is from X to E, means we are moving from low to high. In such case, the rise in potential is marked as positive. इसमें सीधे सीधे हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर करंट और लूप दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन सच केस आई आर कैन बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, और करंट और लूप के डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आई आर का जो प्रोडक्ट है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ व्हाइल वी मूव फ्रॉम एफ टू ए वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव एंड मींस लो टू हाई, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल दैट कैन बी मार्क्ड एज पॉजिटिव। इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, वी कैन राइट इट एज 4i1 माइनस 6i2 इट इज इक्वल टू 24, यानी कि हमने इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट इट एज 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 12। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर लूप कोई सा भी हम लूप ले सकते हैं, वी कैन टेक द लूप a c d f a और वी कैन टेक द लूप एज b c d e b। यहां पर हम जो लूप ले रहे हैं वो है b c d e b। अब यहां पर इस लूप के लिए भी किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या देखना होगा, कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट कौन सा नजर आ रहा है, 2 ओम रजिस्टर एंड करंट थ्रू इट इज i1 प्लस i2। ओके, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज 6 ओम रजिस्टर, करंट उसके थ्रू कितनी है i2, तो 6i2। फिर एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10 वोल्ट एंड अगेन reaches to point B and algebraic sum of these potential drop is equal to 0। करंट और लूप दोनों का डायरेक्शन सेम है, इट कैन बी मार्क्ड एज नेगेटिव। करंट और लूप दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहां पर भी इसको हम नेगेटिव मार्क कर सकते हैं। एंड व्हाइल क्रॉसिंग दिस बैटरी वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल, इट कैन आल्सो बी मार्क्ड एज नेगेटिव। यहां से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट इट एज 2i1 ओके माइनस 2i2 एंड माइनस 6i2, इट कैन बी रिटन एज माइनस 8i2। इस माइनस 10 को उधर ट्रांसफर करें इक्वल टू 10। वी कैन मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर सेकंड। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्योंकि यहां मुझे 2i1 वैसे ही नजर आ रहा है और ये माइनस 2i1 है। तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और इनको ऐड करने पर कितना आएगा, माइनस 11i2 और राइट हैंड साइड को ऐड करने पर आएगा 22। इट मींस i2 इज इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि जो हमने करंट का डायरेक्शन मार्क किया है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू इट। बाय यूजिंग दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ i1। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो i2 इज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इधर जाएगा, माइनस 6 12 माइनस 6 इज 6, इट मींस i1 इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 एम्पियर। It means the current through 2 ohm resistor is equal to 2 minus 2 plus 3 ampere, means equal to 1 ampere. Is it clear? In this way we can find the current in the circuit or current through any particular component or potential drop across the component. मान लेते हैं इस component के across अगर हमें potential difference चाहिए तो suppose we have to find the potential drop across C and D. So that will be equal to the product of current through CD branch multiplied by resistance, and current through this branch is 1 ampere and resistance is 2, it means the potential drop is 2 volt. Now in next question it is given that 12 wires each of resistance small r, they are connected to form a skeleton cube and we have to find the equivalent resistance of this skeleton cube across diagonally opposite corner, that is across A and H. अब यहां पर किरचॉफ लॉ को हम किस तरह से यूज करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, डायरेक्टली हम लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां हम किरचॉफ लॉ को कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसके लिए एक चीज आप ध्यान दें कि जब भी इस तरह का कोई नेटवर्क है तो हमें यहाँ पर करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करना है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं
लेट इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ई वोल्ट। आपने इसकी नेमिंग में देखा होगा, मैंने ई पॉइंट को स्किप किया और आई स्किप किया, बिकॉज ई इज यूज्ड फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल एंड आई इज यूज्ड फॉर करंट। लेट द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, okay, and current is drawn from it, and that current at point A, it divides into three part, first, second and third part। ये जो करंट है आगे जाकर फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसी तरह से ये जो सेकंड ब्रांच की करंट है ये भी आगे जाकर फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एंड इसी तरह से ये जो करंट है इट आल्सो डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। यानी एक तरह से हमें क्या चीज नजर आ रहा है कि करंट सिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है। In such case, we can consider that the current in this branch is 2I, current in this branch is also 2I, current in this branch is also 2I. Okay, means total 6I current is drawn from the battery. Now, अब आगे चेक करते हैं इस ब्रांच में करंट कितनी होगी I, यहां पर ये करंट कितनी होगी I। अब ये 2I करंट है, ये भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। करंट इन दिस ब्रांच इज I, करंट इन दिस ब्रांच इज also I. And this current also divides into two parts. Current through this branch is I and current through this branch is I. Now, F to G and B से लेकर G तक जो current है, they combines and gives a total current of 2I. Similarly, the current through this branch and current through this branch, they combines to give a total current 2I. और इसी तरह से यहां पर भी आप चेक कर रहे हैं, this I current and this I current, they combines to give a total current of 2I. एंट्री पॉइंट पर करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 2I 2I 2I। एग्जिट पॉइंट पर भी हमें नजर आ रहा है करंट किस तरह से एग्जिट हो रही है 2I 2I 2I। इसका मतलब क्या है कि हमने जो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क किया है वो प्रॉपर है। अब यहां पर आप ध्यान दें, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, वी आर हैविंग ओनली वन अननोन एंड दैट अननोन इज I। तो बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर एनी लूप, कोई सा भी लूप हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लूप ले लेते हैं A, B, C, H, E, A, A, B, C, H, E and A। Starting from A, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज स्मॉल r, तो करंट कितनी है 2I, तो वी कैन राइट इट एज पोटेंशियल ड्रॉप एज 2IR। यहां पर इस ब्रांच में करंट I है तो IR, अगेन इस ब्रांच में 2I है तो 2IR, और इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं उस समय उसका पोटेंशियल ड्रॉप है E एंड रीचेस टू पॉइंट A। ओके, साइन कन्वेंशन के लिए मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्टली याद रखने के लिए करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये तीनों पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हैं, नेगेटिव। बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई, एंड दैट राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। फ्रॉम हियर वी कैन राइट E इज इक्वल टू, इन तीनों का सम कितना आएगा 5, E is equal to 5IR। अब आप ध्यान दें कि मान लेते हैं इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R। इट मींस वी कैन रिप्लेस द होल नेटवर्क बाय ए सिंगल रजिस्टर ऑफ वैल्यू कैपिटल R। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी इट ड्रॉज इक्वल अमाउंट ऑफ करंट। ये नेटवर्क कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी से 6I, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट विल आल्सो ड्रॉ सेम अमाउंट ऑफ current। Now again by using Kirchhoff's second law, simple concept, we can write E is equal to 6IR। Comparing these two equations, we can write 6IR is equal to 5IR। I से I cancel, capital R is equal to 5/6 small r, and in this way we can find the equivalent resistance of complex network। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि यहां तो हमने क्या लिया है कि डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के अबाउट इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज हमें किसी एक एज के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड। सपोज वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क अबाउट पॉइंट A एंड B। अगेन इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, दिस नेटवर्क विल ड्रॉ करंट, और वो करंट इस पॉइंट पर डिवाइड होगी, यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड होगी।
फर्स्ट पार्ट में करंट, सेकंड पार्ट में करंट और थर्ड पार्ट में करंट। अब आप चेक करें कि ये जो करंट है आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ये जो करंट है ये भी आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, लेकिन दिस करंट वो डायरेक्टली एग्जिट पॉइंट पर पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, इन ब्रांचेस की करंट इससे डिफरेंट होगी। इन दोनों में आगे का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हमें लग रहा है, तो एक बार चेक करते हैं, मार्क कर लेते हैं। मान लेते हैं इस ब्रांच के अंदर करंट कितनी है 2i, इस ब्रांच में भी करंट कितनी है 2i, और AB में करंट कितनी है डिफरेंट है, इसलिए मैं उसको I1 मार्क कर रहा हूं। इन दोनों में सिमेट्रिकल लग रही है। अब यहां पर इस ब्रांच की करंट कितनी होगी I, और इस ब्रांच की भी करंट क्या होगी I। ये 2i करंट इस पॉइंट पर डिवाइड हो रही है, तो यहां करंट कितनी होगी I, और इस ब्रांच की करंट भी क्या होगी I। अब आगे फर्दर चेक करते हैं कि ये जो करंट है I है, ये करंट I है, इट गिव्स a total current of 2i in this branch, and this 2i current divides into two part at this place, तो वो करंट कितनी आएगी I and I। now look at current through this branch, I है, इस ब्रांच में भी I करंट है, दोनों C पॉइंट पर कंबाइन होकर टोटल करंट कितनी आ जाएगी 2i। इसी तरह से इस ब्रांच की करंट I है और इस ब्रांच की करंट भी I है, एंड इट गिव्स ए टोटल करंट ऑफ 2i। अब ये 2i करंट एग्जिट पॉइंट पर पहुंच रही है, ये 2i करंट भी एग्जिट पॉइंट पर पहुंच रही है, और ये I1 करंट भी एग्जिट पॉइंट पर पहुंच रही है। यानी कि एंट्री पॉइंट पर जिस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नजर आ रहा है, एग्जिट पॉइंट पर भी उसी तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क किया है वो प्रॉपर है, एग्जैक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन 2i दैट इज 4i प्लस I1। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। दो अननोन है, दो अननोन के लिए वी हैव टू टेक मिनिमम 2 लूप्स, और उसमें से एक लूप, अब जैसे अगर हम मान लेते हैं लूप ले लेते हैं A B C D, और फिर हमने दूसरा ले लिया FGHJ, हमने दो लूप ले लिया, लेकिन दोनों ही लूप में कोई भी बैटरी नहीं है, तो हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। लूप हम कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग 3 अननोन, तो उसमें दो लूप कोई से भी कंसिडर करो, लेकिन एक लूप यानी कि वन ऑफ द लूप मस्ट कंटेन ए बैटरी, अदरवाइज हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो एक लूप हम मार्क कर लेते हैं A से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट I1, रेजिस्टेंस, और इसके अलावा सेकंड कंपोनेंट है ये बैटरी जिसका EMF E, एंड अगेन रीचेस टू द पॉइंट A। दो ही कंपोनेंट है इस लूप के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप कैन बी मार्क्ड एज नेगेटिव। जब बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। फ्रॉम हियर वी कैन मार्क E is equal to I1R। Mark this equation as equation number first। एक इक्वेशन हमें मिल गई। Now let us take the second loop। लूप हम कोई सा भी ले सकते हैं, हम ले लेते हैं A B C D A। A से जब हम ट्रेवल कर रहे हैं along the loop, करंट है I1, रेजिस्टेंस है R, और क्योंकि करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है तो इसको हम मार्क करेंगे नेगेटिव। B से C की तरफ जा रहे हैं, करंट 2i है और रेजिस्टेंस है R, तो 2iR, और क्योंकि लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है तो इट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। जब C से D की तरफ जा रहे हैं, करंट इज I, तो IR आ जाएगा, और करंट और लूप, ये लूप का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है D टू C, तो अपोजिट है तो इट कैन आल्सो बी मार्क्ड एज पॉजिटिव। D से A की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो करंट है 2i, रेजिस्टेंस है R, ओके, और लूप का डायरेक्शन है D से A की तरफ, जबकि करंट का डायरेक्शन है A से B की तरफ, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए पॉजिटिव, एंड वी अगेन रीचेस टू पॉइंट A। तो यहां इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी कैन राइट 5IR इज इक्वल टू I1R। इससे हमें यह पता चल रहा है कि I1 टू 5I, ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई। ओके, मान लेते हैं इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, मींस वी कैन रिप्लेस द होल नेटवर्क बाय ए सिंगल रेजिस्टर ऑफ वैल्यू R, एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी, it will draw same amount of current as drawn by the network, and which is equal to 4i plus I1, and EMF of the battery is A। Again, by using simple concept, applied EMF is equal to the product of current 4i
plus I1 into capital R. E is equal to I1R and 4I plus I1 into R, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यानी ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो ये इक्वेशन मिल गई। और I1 हमें पता है इट इज इक्वल टू 5I, तो 5IR इज इक्वल टू 4I, ये कितना है 5I, तो ये आ जाएगा 9IR। I से I कैंसिल, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इन नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेटवर्क हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। अब यहां पर आप ध्यान देना, ये जो नेटवर्क है इट रिजेंबल्स विद व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क एंड इन केस अगर कोई नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज से रिजेंबल कर रहा है तो हमें चेक कर लेना चाहिए वेदर P by Q एंड R by S का रेशियो इक्वल है या नहीं। तो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड P Q R S। ओके, तो P by Q और R by S को चेक कर लेते हैं। P by Q it is 10 by 20 means 1 by 2 and R by S यानी 30 by 60 and it is also equal to 1 by 2 means हमें इस नेटवर्क में क्या नजर आ रहा है, P by Q is equal to R by S means the bridge is balanced. In case when Wheatstone bridge is balanced, the current through this branch is 0. तो हम साफ बोल सकते हैं कि current through BD branch is equal to 0. Is it clear? Now suppose this type of question is given to us. Again we have to find the current through BD branch. We have to find current through BD branch or current through 20 ohm resistor. हमें लगता है 5 10 10 5, यानी कि हमें लग रहा है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। लेकिन अगर हम P by Q का रेशियो कैलकुलेट करें, P by Q का रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आएगा 5 by 10 which is equal to 1 by 2। R by S का रेशियो कैलकुलेट करें and it is equal to 10 by 5 and which is equal to 2 by 1, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। This bridge is not balanced. In such case, in order to find the current through this branch, current through 20 ohm resistor, we have to use Kirchhoff's law to find the current in various branches. अब Kirchhoff's law को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करेंगे। Let the current drawn from the battery is I and current in this branch is I1. Then the current through this branch will be equal to I minus I1. ये जो I1 करंट है it divides into two part. मान लेते हैं current through this branch is I2, तो remaining current through this branch will be equal to I1 minus I2. Okay, and these two current they combines at this place and gives a total current of I minus I1 plus I2. And इन दोनों ब्रांचेस की करंट कंबाइन होकर अगर उनको सम करोगे तो आप यू विल फाइंड दैट द टोटल करंट इज I. तो इस तरह से हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को यूज किया और करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क कर दिया। अब यहां पर आप चेक करें कि हमने कितने अननोन मार्क किए हैं। अगर इस पूरी इस सर्किट में देखें तो हमने 3 अननोन मार्क किए हैं, I, I1 एंड I2। 3 अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, यानी हमें कम से कम 3 लूप लेने पड़ेंगे। अब 3 लूप लेते समय 2 लूप हम कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन एक लूप कम से कम बैटरी के थ्रू होना चाहिए। तो हम कोई से भी लूप मार्क कर सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर हम एक लूप ले लेते हैं A B D A। ओके, एक इक्वेशन मिल जाएगी। और सेकंड लूप हम ले लेते हैं B C D B, उससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन इन दोनों ही लूप में बैटरी नहीं है। अगर हम तीसरा लूप भी ऐसे ही ले लेते हैं A B C D A, हमें कोई आंसर नहीं मिलने वाला। यानी एक लूप कम से कम बैटरी के थ्रू होना चाहिए, तो वो लूप हम ले लेते हैं A B C बैटरी एंड अगेन टू A। तो इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस मिलेगी और 3 इक्वेशन से हम 3 अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपके सॉल्व नहीं होता है तो अगले वीडियो में हम इसको कवर अप कर लेंगे। एक नेटवर्क और मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। ये एक नेटवर्क और आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब ये नेटवर्क भी कई बार हम व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स करते करते हमारा दिमाग में एक इंप्रेशन आ जाता है कि इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन इसमें आप ध्यान देना कि अगर हमें करंट थ्रू AC निकालना है, अब अगर इसको हम चेक करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 2/4 is 1/2, 3/6 is also 1/2, bridge is balanced means the current through this branch is 0। हम आंख मीच कर क्या बोल देंगे, करंट थ्रू दिस ब्रांच इज
0। लेकिन क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क आपको लग रहा है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क कब होगा? जब दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस क्या हो, एक बैटरी, और रिमेनिंग टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस या तो कोई कंपोनेंट हो या फिर गैल्वेनोमीटर है, और उस केस में अगर ब्रिज बैलेंस है देन द करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 0। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क नहीं है। अगर इसमें हमें 5 ओम के थ्रू करंट निकालनी है तो एज 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी, और ए और सी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 2 वोल्ट, तो इस ब्रांच से हम डायरेक्ट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2/5। ओके, 2/5 एम्पियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करो, देन अप्लाई द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मीटर ब्रिज एंड इट इज गिवन दैट द बैलेंसिंग पॉइंट is at a distance of 40 centimeter from point A, यानी कि ये लेंथ कितनी है, 40 centimeter, and it is also given that the value of यानी the resistor Y is of 12 ohm and we have to find the value of X. We can write X by Y, direct concept use करो, X by Y is equal to this by this, means resistance of this part, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम J ले लेते हैं, तो resistance of AJ upon resistance of JB, okay, and resistance of AJ it depends upon length of this portion and the remaining length is 100 minus L। यहां पर Y की वैल्यू आपको गिवन है 12, L की वैल्यू आपको गिवन है 40, तो 100 minus 40 is 60। इसके अकॉर्डिंग आप X की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं and it is equal to X is equal to 8 ohm। इसमें और क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो आप ध्यान दें कि इसमें ये जो मेटलिक स्ट्रिप्स हैं ये थिक कॉपर स्ट्रिप ही क्यों यूज की जाती है, क्योंकि थिक कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा एंड इट विल नॉट इंक्लूड एनी एडिशनल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कैन वी रिप्लेस द थिक कॉपर वायर बाय कनेक्टिंग वायर्स? यस वी कैन रिप्लेस, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा कि उससे जो हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे कोई जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट वैल्यू हो, क्योंकि उस वायर का रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगा। थिक का मतलब यू नो दैट रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो थिक कॉपर स्ट्रिप के केस में उसका जो रेजिस्टेंस है वो नियरली जीरो है, नियरली जीरो है। कनेक्टिंग वायर के केस में दैट कनेक्टिंग वायर इंक्लूड्स सम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट two unknown resistor X and Y they are connected in the two gaps of the meter bridge and the balancing length is found to be 60 centimeter। इस केस में balancing length कितनी है, 60 centimeter। now as per question में क्या चीज गिवन है कि अगर इसके सीरीज में Y के सीरीज में एक 15 ओम का रजिस्टर हम कनेक्ट कर दें तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है इट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स A। ओके, तो पहले एक बार जो गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। इन केस फर्स्ट हमें क्या चीज गिवन है कि बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। इसका सिंपली मीनिंग क्या निकल रहा है, x by y is equal to this by this, means x by y is equal to resistance of this part divided by resistance of this part। रेजिस्टेंस ऑफ, मान लेते हैं इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं J, रेजिस्टेंस ऑफ AJ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ JB। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ AJ इज इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ व्हिच इज 60, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी 40। इट मींस द रेशियो इज 3/2। तो यहां से हमें x और y का रेशियो मिल गया, तो x और y का रेशियो कितना है 3/2। नाउ इन केस सेकंड में क्या बोल रहा है कि y के सीरीज में 15 ओम के रजिस्टर को अगर हम ऐड करें उस केस में बैलेंसिंग पॉइंट 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा। ये टोटल लेंथ कितनी है 60, अगर ये 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होता है तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 50। इट मींस x by ys it is equal to 50/50। ओके, x अननोन है, ys क्या होगा, इट इज इक्वल टू y प्लस 15, क्योंकि इसके सीरीज में 15 ओम के रजिस्टर को हम ऐड कर रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू 1/1, मींस वी कैन राइट x is equal to y plus 15। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो यहां से किसी भी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं x को हम लिख देते हैं, तो x is equal to 3/2y and substitute this value in this relation, तो x is equal to 3/2y, it is equal to y plus 15, y को इधर ट्रांसफर करो तो we have 1/2y
इज इक्वल टू 15 मींस y इज इक्वल टू 30 ओम। तो एक अननोन की वैल्यू आ गई और इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखकर हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/2 इंटू 30 मींस इट इज इक्वल टू 45 ओम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 ओम। अब दोनों अननोन की वैल्यू हमें गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया वो आप ध्यान दें कि इफ ए 30 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद y, कितने ओम का 30 ओम के रजिस्टर को अगर हम y के पैरेलल में कनेक्ट करें तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी। मींस ये केस थर्ड हो गया। हम इसको केस थर्ड जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। इस गैप में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है x, और इस गैप के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, मैं उसको yp लिख रहा हूं। और बैलेंसिंग लेंथ मान लेते हैं l है, ये लेंथ l है, तो रिमेनिंग लेंथ विल बी इक्वल टू 100 माइनस l। ओके, हमें x की वैल्यू पता है, इट्स वैल्यू इज 45। हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 30, यानी इस y की वैल्यू है 30, और इसके पैरेलल में जो रजिस्टर कनेक्ट किया है उसकी भी वैल्यू कितनी है 30 ओम दे आर इन पैरेलल, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 15, एंड इट इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ओके, तो कैंसिल होकर ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 300 माइनस L इक्वल टू L जाएगा 300 माइनस 3L उधर जाएगा, टोटल 4L मींस L इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इस तरह से मीटर ब्रिज पर भी बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, और सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हमारे माइंड में है तो हर क्वेश्चन को, हर न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के भी आंसर को हम दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर थियोरेटिकल पार्ट जब तक आपको क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट हम कितना भी डिस्कस कर लें, कितना भी प्रैक्टिस कर लें, उसका कोई हमें मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल सकता। पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, उसी केस में हम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।